नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय जो राज्यों का प्रादुर्भाव के बारे में। कल हमने बात की थी जो हमारे जो भारत के जो क्षेत्रीय राज्य जिनका गुप्त काल का जो विघटन हुआ, तो गुप्त काल के विघटन के बाद जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, तो उसके पश्चात जो दक्षिण भारतीय राज्यों का जो भारत में जो साम्राज्य हुआ, तो दक्षिण भारतीय जो साम्राज्य है उसमें राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चालुक्य जिसमें है कल्याणी और बातापी और वेगी के चालुक्य। इसके बाद में चोल साम्राज्य ने चोल जो है, इन्होंने दक्षिण भारत जो क्षेत्र है उस पर शासन किया। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे, आज है राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश का जो उदय हुआ, जो राष्ट्रकूट वंश है, तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश है जो दक्षिणी भारत का एक जो है असहिष्णुता की जिन्होंने नीति अपनाई, जिन्होंने सभी धर्मों को आश्रय प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी अपना उत्थान दिया, जिन्होंने संस्कृत भाषा के उद्धार में, जिन्होंने जैन, बौद्ध और शैव और भागवत जो है वैष्णव धर्म है उसके जो उत्थान में अपना विकास किया। तो दोस्तों जो राष्ट्रकूट जो शासक थे, तो जो राष्ट्रकूट शासक थे, इन्होंने जो है प्राचीन जो निर्माण कार्य में भी अपना जो स्थापत्य में भी अपना बहुत अच्छा योगदान दिया। इसके अलावा जो राष्ट्रकूट शासक है, उन्होंने जो भारत में हुए, उत्तरी भारत में हुए त्रिराज्यीय संघर्ष में, वो ध्रुव के समय त्रिराज्यीय संघर्ष में इन्होंने अपना जो है योगदान दिया तथा इन्होंने त्रिराज्यीय संघर्ष में भाग लिया। तो राष्ट्रकूटों का जो उत्थान हुआ, इन्होंने सबसे पहले बातापी के चालुक्य राज्य, राष्ट्रकूटों ने जो सबसे पहले इन्होंने किया, बातापी के चालुक्य राज्य को इन्होंने बातापी के चालुक्य राज्यों के अवशेषों पर, मतलब बातापी के जो चालुक्यों के सामंत थे, तो बातापी के चालुक्यों को इन्होंने हराकर जो है अपने राष्ट्रकूट वंश का जो स्थापना की तथा इनका विनाश भी जो किया। जो इनके समय में तो इनका है उत्थान। और कल्याणी के चालुक्यों की एक शाखा है कल्याणी के चालुक्यों द्वारा इनका जो है अवसान हुआ, मतलब इनका जो है राजपाट है वो सारा खत्म हो गया। कल्याणी के मतलब जो राष्ट्रकूट वंश है, इसने बातापी के चालुक्य के वंशों में, चालुक्य जो है शासन है उसके समय में तो इनके सामंत थे, तो उनके समय तो इनके राज्य का जो है उत्थान हुआ, मतलब इन्होंने राज्य बनाया। तथा उसके बाद में कल्याणी के जो चालुक्य है, इनके समय में इनका विनाश हुआ। इन्होंने अपनी राजधानी जो है लातूर को बनाया। बाद में बातापी के जो इन्होंने जो राष्ट्रकूट वंश के शासक है, इन्होंने एलिचपुर बरार को अपनी राजधानी बनाया। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो लातूर थी, तथा बाद की इनकी जो राजधानी बनी वो एलिचपुर बरार को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तथा इस वंश का जो संस्थापक था, जो प्रारंभिक संस्थापक था, वो था इंद्र, जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किसके साथ में? वैवाहिक संबंध स्थापित किए चालुक्यों के साथ में। जो संस्थापक था, जो मतलब प्रारंभिक जो है ज्ञात होता है राजा है, वो इंद्र था। उसने अपने जो है वैवाहिक संबंध है चालुक्यों के साथ में स्थापित किए। उसके बाद में राष्ट्रकूट शासक जो है, वास्तविक जो राष्ट्रकूट शासक है, वो माना जाता है दंती दुर्ग को वास्तविक संस्थापक जो है राष्ट्रकूट वंश का माना जाता है, जिसने 735 से 755 ईस्वी तक कार्य किया। 755 से 735 से 755 ईस्वी जो है दंती दुर्ग ने दोस्तों कार्य किया। तथा इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, सजनगढ़ जो है, समनगढ़ के ताम्रपत्र लेख में क्वेश्चन आ जाए कि दंती दुर्ग के बारे में जो है जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, तो समनगढ़ के ताम्रपत्र अभिलेख में जानकारी मिलती है।
इसने जो है दशावतार जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया, तथा इसने कांची, कलिंग, कौशल, दंती दुर्ग ने कांची, कलिंग, कौशल पर जो है अपनी विजय प्राप्त की और बेगी के चालुक्य जो है शासक है उनको हराया। पूर्वी बंग जो उड़ीसा के जो पूर्वी बंग शासक है उनको भी दंती दुर्ग ने पराजित किया। दंती दुर्ग ने जो है उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ तथा इसने उज्जैन में हिरण्यगर्भ महायज्ञ जो है उज्जैन में करवाया, तथा पृथ्वी वल्लभ, दंती दुर्ग ने पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की, पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की और उज्जैन में हिरण्यगर्भ जो है यज्ञ करवाया। दंती दुर्ग के बाद में जो है शासक बना कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग के बाद में जो है शासक बना, देखो दोस्तों मैंने बताया कि दक्षिण भारत के जो साम्राज्य उनमें जो सबसे पहले उदय हुआ राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश और चोल वंश। तो इन वंशों में जिनमें चालुक्य है कल्याणी के, वातापी के और बेगी के चालुक्य, तो वातापी के जो चालुक्य है उनके जो सामंत थे राष्ट्रकूट, इन राष्ट्रकूटों ने वातापी के चालुक्य राज्यों का जो है इनके समय उसका उत्थान हुआ और वातापी के ही मतलब चालुक्यों की एक शाखा दूसरी है, कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके समय इनका जो है अवसान हो गया, मतलब इनका राजपाट खत्म हो गया। बात जो राष्ट्रकूट वंश है इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी है जो वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है, तो लाटूर जो क्षेत्र है उसको अपनी राजधानी बनाया, लेकिन बाद में इन्होंने जो कर्नाटक का जो बरार है एलिचपुर बरार, इसको अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभिक जो राष्ट्रकूट शासक है उसके बारे में जानकारी मिलती है कि इंद्र जो है शासक था जिसने वैवाहिक संबंध चालुक्यों से स्थापित किया और अपनी सत्ता को मजबूती प्रदान की। उसके बाद में दंती दुर्ग 735 से 755 ईस्वी शासक बना, जिसके बारे में जानकारी समनगढ़ ताम्रपत्र लेख देता है, जिसने कांची, कलिंग, कौशल आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की तथा हिरण्यगर्भ यज्ञ जो है उज्जैन में करवाया और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की। अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश या शिव मंदिर का निर्माण करवाया। एलोरा के कैलाश या शिव मंदिर का निर्माण करवाया। देखो कृष्ण प्रथम के बारे में एक ही जानकारी है कि इसने एलोरा का जो है वहां पर उसने जो कैलाश मंदिर या शिव मंदिर है वो बनवाया। इसने चालुक्यों की जो शांति थी, मतलब जो चालुक्य थे उनकी शक्ति पर इसने प्रहार किया और मैसूर के गंगों को पराजित किया। चालुक्य शक्ति पर जो है प्रहार किया, चालुक्य शक्ति पर प्रहार और मैसूर के गंगों को पराजित किया। मैसूर के जो गंग शासक थे के गंगों को, मैसूर पर था कर्नाटक, तो मैसूर के गंग शासकों को, मैसूर के गंगों को पराजित किया, मैसूर के गंग शासकों को पराजित किया। कृष्ण प्रथम के बाद में जो शासक बना वो बना ध्रुव, जिसने ध्रुव शासक बना जिसने ईस्वी तक शासन किया। ध्रुव इनका जो है महत्वपूर्ण शासक था। ध्रुव ने चालुक्यों से, बेगी से इनके साथ में संघर्ष किया, लेकिन ध्रुव ने को जो है इतिहास में धारावर्ष
धारावर्ष के जो है नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो ध्रुव को जाना जाता है। ध्रुव ही पहला शासक था जिसने जो उत्तरी भारत में चल रहे त्रिराज्यीय संघर्ष जो चल रहा था, त्रिराज्यीय संघर्ष आपको पिछली कक्षा में बताया कि त्रिराज्यीय संघर्ष जो चल रहा था उत्तरी भारत में, जो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के जो मध्य हुआ, तो उस संघर्ष में इसने भाग लिया। मतलब उनकी जो राजनीति में इसने जबरदस्ती हिस्सा लिया। मतलब ध्रुव जो शासक था इसने आधिपत्य हेतु, उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य हेतु त्रिसंघर्ष में भाग लिया तथा प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल को हराया। इसके अलावा जो धर्मपाल का जो एक उपशासक था कन्नौज पर, चक्रायुद्ध को भी पराजित किया। ध्रुव ने देखो 400 जो है 80 से, मतलब जो इनके बाद में कृष्ण प्रथम के बाद में जो है ध्रुव ने शासन करना प्रारंभ किया, तो इसने जो है धारावर्ष की उपाधि ली तथा त्रिराज्यीय संघर्ष में जो प्रतिहार, परमार और राष्ट्रकूटों के मध्य जो चल रहा था उसमें इसने भाग लिया और प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को इसने पराजित किया। इसके बाद में जो शासक बना वो बना गोविंद तृतीय। 493 ईस्वी से 810 से 510 ईस्वी। गोविंद तृतीय जब शासक बना तो ध्रुव ने स्वेच्छा से, जब अपना जो ध्रुव जब स्वयं जीवित था तो उसने स्वेच्छा से जो अपना जो राज है वो अपने बेटे गोविंद तृतीय को जो सौंपा दिया तथा गोविंद तृतीय ने भी जो है त्रिराज्यीय संघर्ष में भाग लिया। इसने पाल राजा धर्मपाल और नागभट्ट सेकंड से मालवा छीन लिया। पाल राजा धर्मपाल को हराया और नागभट्ट सेकंड से मालवा छीन लिया। जो प्रतिहारों का जो क्षेत्र था मालवा, उसको इसने छीन लिया। इसके बाद में इसने जो है कन्नौज, जो केरल के जो थे पांड्य, चोल और केरल राज्यों का जो संघ था, संघ को 802 ईस्वी में नष्ट कर दिया। जो संघ था पांड्य, चोल और केरल राज्यों का जो संघ है, इसको 802 ईस्वी में नष्ट कर दिया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था, तुम्हें बताया था कि इंद्र को माना जाता है, लेकिन दंतीदुर्ग संस्थापक था। दंतीदुर्ग के बाद में जो शासक हुआ राष्ट्रकूट वंश का दोस्तों, वो कृष्ण प्रथम हुआ, जिसने 456 ईस्वी से 473 ईस्वी तक शासन किया। इसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ जो है शिव मंदिर को बनाया। इसने चालुक्य शक्ति पर प्रहार किया और मैसूर के गंगों को पराजित किया। इसके बाद में शासक हुआ ध्रुव, ध्रुव प्रथम, जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक था, क्योंकि इसने जो उत्तरी भारत में चल रहा था त्रिराज्यीय संघर्ष, उसमें अपना हस्तक्षेप किया तथा जो प्रतिहार राजा वत्सराज को और पाल राजा धर्मपाल को हराया तथा इसने धर्मपाल के जो उपशासक था, जिसने कन्नौज में बना रखा था, चक्रायुद्ध को भी पराजित किया। गोविंद तृतीय ने पाल राजा धर्मपाल को हराया तथा नागभट्ट सेकंड से जो है मालवा को छीन लिया। गोविंद तृतीय ने पांड्य, चोल और केरल जो शासकों का जो संघ था वो 802 ईस्वी में नष्ट कर दिया। इसके बाद में जो शासक हुआ वो था अमोघवर्ष। इसके बाद राष्ट्रकूट शासक हुआ, वो थे अमोघवर्ष। अमोघवर्ष जो है एक राष्ट्रकूटों के जो
ऐतिहासिक और इंपॉर्टेंट शासक थे जो जैन धर्म को जिन्होंने आश्रय दिया, खुद भी एक विद्वान और कवि थे, तथा अमोघवर्ष ने जो है खुद अपने विद्वान का परिचय देते हुए इसने ग्रंथों की रचना की थी। तो अब बात करते हैं अमोघवर्ष। अमोघवर्ष अमोघ वर्ष 814 ईस्वी से, अमोघ वर्ष ने 814 ईस्वी से दोस्तों 878 ईस्वी तक, मतलब सबसे लंबा जो कालक्रम था वो अमोघ वर्ष का माना जाता है। इसने अमोघ वर्ष ने जो है आरंभ में बहुत सारे जो विद्रोहों का सामना किया और अपनी रण कुशलता से चालुक्य राजा जो थे विजयादित्य सहित अन्य को पराजित, इसने चालुक्य राजा, अमोघ वर्ष ने चालुक्य राजा विजयादित्य को पराजित किया, तथा अमोघ वर्ष ने जो के बारे में जानकारी मिलती है, इसने जो मिहिर भोज था, जो प्रतिहार शासक मिहिर भोज के दक्षिण अभियान थे उनको रोक दिया, दक्षिण अभियान रोके। सीहूर ताम्रपत्र लेख से मिलता है, सीहूर ताम्रपत्र लेख से जानकारी मिलती है, सीहूर ताम्रपत्र लेख से जानकारी मिलती है कि इसने अंग, वंग, मगध, मालवा कि इसके समय अंग, वंग, मगध और मालवा शासकों ने इसके लिए सम्मान दिया, मतलब इसके लिए सम्मान प्रकट किया। मतलब सीहूर ताम्रपत्र लेख जानकारी देता है कि अमोघ वर्ष को अंग, मगध, मालवा जो ये क्षेत्र है इसको सम्मान प्राप्त प्रदान करते हैं, तथा इसने इसके समय में जो ये स्वयं जो विद्वान था, इसने स्वयं विद्वान था तो स्वयं ने कविराज मार्ग और प्रश्नो मलिका जो है पुस्तक की रचना की। इसके समय में जैन विद्वान थे, जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की। जैन विद्वान जिनसेन ने हरिवंश जो पुराण है उसकी रचना की, तथा महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। अमोघ वर्ष जो है जैन शासक था संजन ताम्रपत्र लेख, जो संजन ताम्रपत्र लेख आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में तो संजन ताम्रपत्र लेख है, वो इसके बारे में जानकारी देता है। अमोघ वर्ष है जैन था, यह जैन शासक था, तथा संजन ताम्रपत्र लेख इसके जो है जैन धर्म में जो विश्वास है उसके बारे में जानकारी देते हैं, तथा संजन ताम्रपत्र कहता है कि यह महादेवी में इतना विश्वास रखता था कि इसने महादेवी को अपनी उंगली चढ़ाकर दान में, अपनी उंगली, एक बाएं हाथ की उंगली महादेवी को चढ़ा दी। इसकी पुत्री जो थी चंद्रवल्लभी थी, जिसने भी एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया तथा रायचूर दोहाब क्षेत्र पर उसने शासन किया। चंद्रवल्लभी ने
रायचूर दोआब क्षेत्र पर जो है शासन किया। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं अमोघ वर्ष के बाद में जो शासक हुए राष्ट्रकूट वंश के, उनके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के उसके बाद में अमोघ वर्ष के बाद शासक हुए इंद्र तृतीय, इंपॉर्टेंट शासक हुए इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट वंश के इसके बाद शासक हुए इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय और फिर है कृष्ण तृतीय। इनको जो है राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली, या जिसके समय में राष्ट्रकूट वंश की जो पताका या फिर विजय जो है लहर फैली, वो सबसे ज्यादा समय तक है राष्ट्रकूट वंश का जो है इनके समय उत्थान हुआ। तथा इंद्र तृतीय 915 ईस्वी से 927 ईस्वी, 915 ईस्वी से 927 ईस्वी तक जो है इंद्र तृतीय ने शासन किया। तथा इंद्र तृतीय ने इन्होंने पृथ्वीराज जो प्रतिहार राजा थे, इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल को पराजित किया, महिपाल को पराजित किया। तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज में लूटपाट की और चालुक्यों को जो है, चालुक्य जो शासन था कन्नौज पर लूटपाट की और जो चालुक्य शासन है उसको चुनौती दी। अल मसूदी ने इसके समय यात्रा की भारत की, अल मसूदी ने इसके समय भारत की जो है यात्रा की। तथा इंद्र तृतीय को बलहारा या बल्लभराज, मतलब भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा, बलहारा या बल्लभराज कहा, इंद्र तृतीय को बलहारा या बल्लभराज कहा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कृष्ण तृतीय, जिन्होंने 939 से 967 ईस्वी तक शासन किया। तथा कृष्ण तृतीय ने इन्होंने तक्कोलम का युद्ध जो है चोल शासक के साथ में लड़ा। कौन सा युद्ध? तक्कोलम, इंपॉर्टेंट है, तक्कोलम का युद्ध, तक्कोलम युद्ध लड़ा इन्होंने चोल शासक के साथ 949 ईस्वी में, जिसमें चोल शासक को इसने, जो चोल शासक है उसको इसने परांतक प्रथम को, चोल शासक कौन था? परांतक प्रथम को हराया, चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया। तथा इसके पश्चात इन्होंने रामेश्वरम में गंड मार्तंड, रामेश्वरम में जो है गंड मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया, गंड मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर? रामेश्वरम में गंड मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन इन्होंने जो है मालवा के शासक सियख हर्ष, जो परमार शासक थे मालवा के परमार शासक सियख हर्ष पर अधिकार किया। और इन्होंने जो तेलप द्वितीय जो चालुक्य शासक ही थे, कल्याणी के चालुक्य तेलक द्वितीय, इनको लसवाड़ी तरवाड़ी क्षेत्र है वो तेलप द्वितीय को कृष्ण तृतीय ने जो है तरवाड़ी का क्षेत्र है उपहार स्वरूप दिया। वो इनकी एक सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, क्योंकि जब तेलप द्वितीय ने जब इनका क्षेत्र लिया तो तेलप द्वितीय ने बाद में उस क्षेत्र पर अधिकार करके और उस क्षेत्र के बाद में जो, क्योंकि चालुक्य जो वंश, जो राष्ट्रकूट वंश है उसका जो विनाश भी कल्याणी के चालुक्य वंशों ने भी इन्हीं की सत्ता को अधिग्रहित किया। तो दोस्तों हम बात करते हैं कृष्ण इंद्र तृतीय, जिसको इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय को जो भारत के जो सबसे जो राष्ट्रकूट शासक है उनमें समझा जाता है।
कृष्ण इंद्र तृतीय ने 915 से 927 ईस्वी तक शासन किया। इसने पृथ्वीराज राजा जो है महिपाल को पराजित किया तथा अल मसूदी ने इसके समय जो है भारत की यात्रा की तथा इसको बलहारा या बल्लभ राज कहा, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा नाम होता है। कृष्ण जो तृतीय है, इन्होंने 939 से 967 ईस्वी तक शासन किया। इनके समय में इन्होंने परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में जो 949 ईस्वी में लड़ा गया, इसको हराया परांतक प्रथम को, तथा इन्होंने रामेश्वर में गंग मार्तंड जो है मंदिर का निर्माण करवाया। गंड मार्तंड मंदिर का जो क्वेश्चन आ जाए किसने करवाया, तो कृष्ण तृतीय ने करवाया। मालवा के परमार शासक जो है, परमार शासक थे सियक या श्रीहर्ष, उनको इन्होंने जो है हराया तथा इन पर अधिकार किया। तेलप द्वितीय जो चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य थे, इनको तरवाड़ी का क्षेत्रोपार स्वरूप दिया, जो इनकी एक बाद में भारी भूल साबित हुई। इसके बाद में हम बात करते हैं कर्क द्वितीय। इनके बाद जो शासक हुए वो हुए कर्क द्वितीय। इसके बाद में जो शासक हुए वो हुए कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय जिन्होंने शासन किया 972 से 975 ईस्वी पूर्व, 975 ईस्वी तक, 972 से 975। इन्हीं के समय में कल्याणी के चालुक्यों ने जो है इसको अंतिम जो है शासक माना जा सकता है। लेकिन इन्हीं के समय में जो है कल्याणी के चालुक्यों ने दोस्तों जो राष्ट्रकूट वंश है उसका अंत कर दिया। इसी के समय में चालुक्य संस्थापक व तेलप द्वितीय ने, मैंने बताया था कि तेलप द्वितीय ने जो है इनकी सत्ता को पलट दिया तथा इस प्रकार जो दक्षिण भारत पर जो शासन कर रहे थे कर्क द्वितीय के समय में, देखते हैं कल्याणी चालुक्य तेलप द्वितीय द्वारा सत्ता का अधिग्रहण कर लिया और राष्ट्रकूट वंश का अंत, राष्ट्रकूट वंश का अंत हो गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रकूट वंश ने जो है शासन किया, तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम बताते हैं कि जो राष्ट्रकूट थे ये बहुत ही जो है असहिष्णुता की नीति, मतलब धार्मिक सहिष्णुता की नीति, असहिष्णु की नीति का पालन करने वाले थे। क्योंकि राष्ट्रकूटों ने दोस्तों जो है हर धर्म को इन्होंने शैव, वैष्णव, जैन और मुस्लिम, इन्होंने हर धर्म को जो है अपना है जो आश्रय प्रदान किया तथा इन्होंने इस्लाम धर्म के प्रति भी जो अपनी सहिष्णुता की नीति है, जो सहिष्णुता की जो नीति है वो नीति अपनाई। क्योंकि इन्होंने जो सहिष्णुता की नीति अपनाई क्योंकि इस्लाम जो मुस्लिम जो लोग थे उनके लिए मस्जिद बनाने की अनुमति दी, उनको सराय बनाने और उनको रहने की जो है राष्ट्रकूट जो शासन या राष्ट्रकूट जो शासन के जो क्षेत्र थे उनमें रहने की इन्होंने अनुमति प्रदान की। तो मतलब राष्ट्रकूट जो शासक है उन्होंने धार्मिक जो सहिष्णुता की नीति अपनाई, बल्कि इन्होंने अपनी सहिष्णुता की नीति में जो थे मुस्लिम वर्ग को, जैन वर्ग के तो जो है राष्ट्रकूट जो खुद अमोघ वर्ष जो जैन था, तो इससे ज्ञात होता है कि जैन समाज को तो इन्होंने जो है अपना आश्रय दिया। इनके समय जो निर्माण होते हैं उसमें ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि के जो चैत्य और मंदिर है उनका निर्माण हुआ। कृष्ण प्रथम ने जो है इनके समय जो निर्माण कार्य जो देखते हैं हम, तो राष्ट्रकूटों के जो निर्माण कार्य है उसमें इनके समय जो निर्माण हुआ, कृष्ण प्रथम ने
एलोरा के कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया कौन ने? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तथा राष्ट्रकूटों के समय जो शैलकृत थी, भारतीय शैल मतलब पत्थरों की जो कला, शैलकृत कला जो है पराकाष्ठा पर पहुंची। राष्ट्रकूटों के समय जो शैलकृत कला थी वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तथा राष्ट्रकूट भाषाओं ने जो भाषा है इनकी, इन्होंने इनके समय की जो भाषा थी, इनकी जो राजकीय भाषा थी वो थी, राजकीय भाषा थी इनकी संस्कृत। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत, कन्नड़ और अपभ्रंश भाषा है उसको इन्होंने आश्रय दिया। संस्कृत में स्वयं जो है अमोघ वर्ष है, अमोघ वर्ष है। इसने कन्नड़ भाषा में, अमोघ वर्ष ने जो कन्नड़ भाषा में इसने कविराज मार्ग तथा कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग तथा प्रश्न मलिका पुस्तक की रचना की। कविराज मार्ग तथा प्रश्न मलिका पुस्तक की जो है रचना की। तथा इनको अपभ्रंश का जो महान कवि था, अपभ्रंश का महान कवि जो है स्वयंभू अपभ्रंश का जो महान कवि है, महान कवि वो राष्ट्रकूट दरबार में जो है अपभ्रंश का जो महान कवि था स्वयंभू राष्ट्रकूट दरबार में रहता था। राष्ट्रकूटों का जो शासन था, तो अब राष्ट्रकूट शासन के बाद में बात करते हैं। तो राष्ट्रकूटों का जो दोस्तों देखो इनकी स्थापत्य कला है कि एलोरा के कैलाश मंदिर, और एक बताया कि गंडमार्तंड जो मंदिर है, गंडमार्तंड जो है मंदिर है उसका निर्माण भी राष्ट्रकूटों के समय में करवाया गया। तो राष्ट्रकूटों ने जो है अपनी स्थापत्य जो शैलकृत जो मंदिर है, जो शैलकृत कला है वो राष्ट्रकूटों के समय पराकाष्ठा मतलब चरम, मतलब राष्ट्रकूटों के समय सबसे अच्छी जो शैल पे मतलब पत्थरों पे जो कलाकारी हुई वो राष्ट्रकूटों के समय दोस्तों सबसे अच्छी जो कलाकारी हुई वो जो है राष्ट्रकूटों के समय में हुई पत्थरों पर। इसके अलावा हम राष्ट्रकूट जो प्रशासन के बारे में बात करते हैं, तो राष्ट्रकूटों के प्रशासन ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा ही है कि राष्ट्रकूट प्रशासन के जो कुछ शब्द है अगर परीक्षा में कोई पूछ ले तो राष्ट्रकूट प्रशासन के बारे में बात करते हैं हम। तो इनकी देखभाल है, नगर की जो देखभाल होती थी, जो विधि व्यवस्था की जो देखभाल करते थे, विधि व्यवस्था की जो देखभाल करते थे वो थे कोष्ठपाल। कोष्ठपाल अधिकारी है इनकी विधि व्यवस्था की जो देखभाल करते थे। तथा इस काल में जो है वंशानुगत जो राजस्व अधिकारी होते थे, वंशानुगत राजस्व अधिकारी थे, वंशानुगत राजस्व अधिकारी थे। उनको ग्राम नादगवंड जो गांव में रहते थे, गांव में जो वंशानुगत थे उनको नादगवंड तथा देशग्राम कट्ट, नादगवंड या देशग्राम कट्ट जो है कहा जाता था। इनका जो शासन था प्रांत विषय और भुक्तियों में, जो मैं पहले भी बताया कि मोस्टली यही होता है, प्रांत भुक्ति और विषयों में जो है प्रशासन बटा हुआ था, प्रशासन बटा हुआ था। इसके अलावा जो है इनका राष्ट्र का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होता था। राष्ट्रप्रधान है, राष्ट्रप्रधान जो होता था वो राष्ट्रपति कहलाता था, राष्ट्रपति कहलाता था। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो प्रशासन के बारे में। तो जो राष्ट्रकूट जो प्रशासन था, ये इनकी जो विधि व्यवस्था थी वो कोष्ठपाल या कोतवाल नामक जो है अधिकारी देखता था। कोष्ठपाल या कोतवाल नामक जो है अधिकारी देखता था।
जो वंशानुगत जो राजस्व जो मतलब टैक्स या जो कर को जो एकत्रित करने वाले अधिकारी थे, उनको गांव में नादगवंड या देश ग्राम कट कहा जाता था। प्रांत भुक्ति और विषयों में विभाजित थे। राष्ट्र का जो प्रधान है राष्ट्रपति कहा जाता था। आज हमने बात की दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासन पर, तो अब सबसे पहले हम बताते हुए रिवाइज करते हैं। राष्ट्रकूट वंश का जो शासन का जो उदय हुआ वो वातापी के जो चालुक्य थे, उन चालुक्यों को पराजित करके राष्ट्रकूटों ने अपनी जो संस्था की जो है राष्ट्रकूटों ने अपने शासन की स्थापना की दोस्तों। उसके पश्चात कल्याणी चालुक्य वंशों की ही एक दूसरी शाखा, कल्याणी की ही चालुक्य शाखा, उसने राष्ट्रकूटों की जो शक्ति है मतलब राष्ट्रकूटों को पराजित करके जो है राष्ट्रकूट वंश का नाश किया। इसके बाद में जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, उस समय प्रारंभिक शासक है वो इंद्र थे, जिन्होंने चालुक्यों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इंद्र के बाद जो राष्ट्रकूट वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो दंती दुर्ग माना जाता है, जिसके बारे में जो अभिलेखीय जो साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं, तथा उसने जो गंग चालुक्य आदि को पराजित किया। उसके बाद में जो कृष्ण प्रथम हुए, उन्होंने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया। तथा कृष्ण प्रथम के बाद में जो शासक हुए ध्रुव ने जो है भारत में उत्तरी भारत में चल रहे त्रिराज्यीय संघर्ष में जो है भाग लिया, तथा उन्होंने प्रतिहार शासक बत्सराज तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। उसके बाद में जो है अमोघ गोविंद तृतीय जो है ध्रुव ने अपने ही शासनकाल में अपने पुत्र गोविंद तृतीय को जो शासक बना दिया। उसने भी जो भारतीय राज्य की जो राजधानी में जो उत्तर भारत में जो फैल रहे थे त्रिराज्यीय संघर्ष, उसमें अपना जो है हिस्सा लिया, तथा प्रतिहार शासक मिहिरभोज और पाल शासक महिपाल को पराजित किया। उसके पश्चात हम बात कर रहे थे अमोघ वर्ष जो जैन शासक था, जिसने स्वयं जो है कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग तथा प्रश्न मल्लिका पुस्तक की, उसी की सभा में माधवाचार्य ने गणित सम्रांग सूत्र तथा जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की थी, और उसने कविराज मार्ग और प्रश्न मल्लिका की रचना की थी। उसकी पुत्री चंद्रवल्लभी ने रायपुर दोआब क्षेत्र पर शासन किया था। अमोघ वंश के जो बारे में संजन ताम्रपत्र लेख जानकारी देता है कि अमोघ वंश ने देवी के आगे अपनी एक उंगली चढ़ा दी थी। उसके बाद में इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय को भारत का जो है शक्तिशाली जो शासक माना गया। इंद्र तृतीय के समय में जो है अल मसूदी आया, उसने इंद्र तृतीय को बल्लाहार या बल्लभहार मतलब भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा कहा था। कृष्ण तृतीय के काल में जो है तक्कोलम का युद्ध जो परांतक प्रथम चोल शासक के साथ में लड़ा गया, उस चोल शासक के युद्ध में तो परांतक प्रथम के साथ में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो है कृष्ण तृतीय ने परांतक को हरा दिया। लेकिन कृष्ण तृतीय के साथ में एक भूल हुई, उसने जो कल्याणी का चालुक्य था तेलप तृतीय, उसको तेलप तृतीय को उसने तरवाड़ी का क्षेत्र है उपहार स्वरूप दे दिया। उसी तरवाड़ी क्षेत्र पर आगे बढ़कर कृष्ण तृतीय ने जो अंतिम जो शासक था राजपूत शासक कर्क तृतीय, उसको पराजित करके अपने एक नए राजवंश कल्याणी के चालुक्य वंश की जो संस्थापक बना तेलप तृतीय, कल्याणी के नए एक चालुक्य वंश की स्थापना की। चालुक्यों ने जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक है, इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और सहिष्णुता की नीति का पालन किया। इन्होंने शैव ब्राह्मण वैष्णव धर्म सारे धर्मों को आश्रय प्रदान किया, तथा इन्होंने जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, इन्होंने अपने स्थापत्य शैल निर्माण जो कला है उसमें अपना बहुत अच्छा योगदान दिया। इनका प्रशासन के बारे में बात करें तो हम इनका प्रशासन भुक्ति विषय और इनमें बटा हुआ था। राष्ट्राध्यक्ष होता था, उसको राष्ट्रपति कहा जाता था। जो विधि व्यवस्था होती थी उसको कोतवाल नामक अधिकारी देखता था। गांव में जो राजस्व अधिकारी होते थे वो देशनाडु या देश ग्राम भट्ट जो है कहे जाते थे। अब हम राष्ट्रकूट वंश के बाद में बात करते हैं, पल्लव वंश के बारे में बात करेंगे हम दोस्तों। दक्षिण भारत का एक वंश हुआ, दूसरा जो है पल्लव वंश हुआ। तो पल्लव वंश के समय जो मंदिर निर्माण की पल्लव वंश के शासकों ने ज्यादातर स्थापत्य निर्माण कला, जिसमें रथ मंदिर बहुत मुख्य है। जो परीक्षाओं में मुख्यतः पूछे जाने वाले सवाल है रथ मंदिर या फिर उनकी शैली, नरसिंह वर्मन शैली, महामल शैली, महाबली, जो उनके सबसे ज्यादा जो मंदिर स्थापत्य का जो निर्माण हुआ जो है पल्लव वंश के शासकों के समय हुआ। तो हम अगली कक्षा में पल्लव वंश के बारे में बात करेंगे।